आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था 1 मिनट का। ललन टॉप का ये वीडियो है। रामेश्वर नाम का सब्जी विक्रेता जो मंडी में आया था कुछ सब्जियां खरीदने के लिए ताकि उनको गलियों में ले जाके बेच सके, लेकिन सब्जियां महंगी होने की वजह से, खास करके टमाटर महंगा होने की वजह से खाली हाथ वापस जा रहा था और बातचीत में रो पड़ा। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था ये वीडियो। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते एक वादा किया था देश से कि अगली टर्म में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, और देखो पूरा विश्वास है ऐसा होगा भी। मतलब इंडिया की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। सरकार हमें नहीं पता किसकी आएगी, लेकिन देखो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें, इंडिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन जाएगा 2027 आते आते, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे है। कितने नंबर पे है ये यहां से रैंकिंग स्टार्ट होती है, गिनते गिनते थक जाओगे। नहीं, अभी भी नहीं आया इंडिया। 122वें नंबर पे देखिए, 122वें नंबर पे है इंडिया जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से। आखिरकार ऐसा क्यों है? तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी, लेकिन इतने ज़्यादा गरीब लोग, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इतना ज़्यादा पीछे। देखो, हमारी देश की इकोनॉमी में ना कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे कि अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। 90% वर्कर्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता है सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। अभी भी हमारे देश में ना एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे कोई देश आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे जीडीपी एक्सपेंड होती है, लोगों का ट्रांजिशन हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उसके बाद सर्विस सेक्टर में। बट हमारे देश में अभी ऐसा नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। स्किल्स और एजुकेशन देने के मामले में अभी भी हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे है। मतलब लोगों के पास में स्किल्स एक तरफ नहीं है और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ के पास अच्छे लोग नहीं हैं रिक्रूट करने के लिए। बातें हमने बहुत की हैं। इवन मैंने पिछले 7 सालों में इतनी सारी बातें डिस्कस की हैं कि इंडस्ट्री और कॉलेजेस के बीच में मिसमैच है, लेकिन आज तक तो मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से लिया गया हो। ये देखो, किसी एक रूलिंग पार्टी की बात नहीं है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं। किसी ने भी स्किल्स के लिए कोई बहुत जबरदस्त एक्शन तो लिया नहीं आज तक। आप बता दीजिए लिया हो तो देखो, जितना ध्यान सरकारों का देश की इकोनॉमी को ग्रो करने पर है, उतना ही ध्यान इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर भी होना चाहिए। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि फ्री में चीजें बांटना, उनको परमानेंट गरीबी रेखा से ऊपर लेके आना, यह मकसद होना चाहिए, जिसमें समय लग सकता है लेकिन फाउंडेशन जरूर स्ट्रॉन्ग बनेगी। आप बताइए आपकी क्या राय है इस इशू पे। ऐसे में ये टॉपिक पूछा जा सकता है, इवन फिलोसफिकल ऐसे में भी ये चीजें आप शामिल कर सकते हो केस स्टडी देने के लिए। 31 जुलाई है आज की डेट। काफी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू डिस्कस करेंगे म्यांमार बॉर्डर पे जो फ्री मूवमेंट रेजीम है उससे क्या दिखते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे क्या रुकावटें हैं, क्या फायदा होगा। महाराष्ट्र में मराठावाड़ा रीजन से वर्कर जाते हैं काम करने के लिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में, आखिरकार क्यों, क्या इश्यूज फेस करते हैं। इंट्रा स्टेट वर्कर्स से संबंधित ये इशू है। सबसे लास्ट में मॉब लिंचिंग। और देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सैटरडे को कि रिवीजन हम कैसे करें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही रिवाइज किया, या तो अगले दिन रिवीजन होनी चाहिए या फिर वीकली। तो मैंने देखो ये डिसाइड किया है, अगले दिन 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिया जाए ताकि 24 घंटे में आपको फिर से याद आ जाए। और फिर वीकली तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मंथली हम कर सकते हैं, पूरे मंथ के एडिटोरियल रिवाइज जल्दी से, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कल रिवाइज करेंगे जल्दी से 2-3 मिनट में, और फिर पूरे महीने का एडिटोरियल एक साथ रिवाइज। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल म्यांमार बॉर्डर पर कनेक्टिविटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 में इंडिया म्यांमार रिलेशंस और जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2 आर्टिकल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे फ्री मूवमेंट रेजीम, और दूसरा आर्टिकल है
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट एक हाईवे पे जो काम चल रहा है। तो पहले बात करते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम की। देखो इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर कितना है, टोटल 1643 किलोमीटर के आसपास। 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पे मिजोरम। और मणिपुर का बॉर्डर कितना है म्यांमार के साथ, ऑलमोस्ट 398 किलोमीटर। दोनों देशों के बीच बॉर्डर फाइनल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1826 में। और ब्रिटिशर्स तो आपको पता है सस्ते नशे करके काम किया करते थे। ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए ही नहीं, ऑफिस में बैठे बैठे बॉर्डर डिवाइड कर दिया। और जैसा भारत पाकिस्तान के साथ हुआ ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ। गांव के गांव आधे आधे हो गए। कुछ कम्युनिटीज़ के लोग आधे इंडिया में आ गए, आधे म्यांमार में चले गए। जैसे कुकी चिन कम्युनिटी के लोग हैं, आधे इंडिया में रहते, आधे म्यांमार में रहते। तो ये सब चलता रहा। फाइनली देखो 2018 में ना एक फ्री मूवमेंट रेजिम का एग्रीमेंट साइन किया गया म्यांमार और इंडिया के बीच में। 2018 में ये साइन हुआ था। साइन तो वैसे 2017 में ही हो जाता, लेकिन उस समय रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहे थे, इसलिए 2018 में साइन हुआ। है क्या ये फ्री मूवमेंट रेजिम? देखो इसके अनुसार इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, जैसे ये मान लीजिए म्यांमार है, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो बॉर्डर को क्रॉस करके एक दूसरे के देश में आ सकते हैं बिना वीजा की सहायता से 16 किलोमीटर तक। समझ गए? जैसे म्यांमार में रहने वाले कुकी चिन कम्युनिटी के लोग हैं, वो इंडिया के मणिपुर में आ सकते हैं आगे 16 किलोमीटर तक, उन्हें किसी वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मणिपुर में जो कुकी चिन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो म्यांमार में बॉर्डर के आगे 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं बिना वीजा लिए। ये है फ्री मूवमेंट रेजिम। अब इससे देखो बॉर्डर पर रहने वाले ट्राइबल्स को काफ़ी फायदा होता है, व्यापार बढ़ता है और कल्चरल जो एक्सचेंज है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में वो बढ़ता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की आपस में शादियाँ हुई हैं। बहुत सारे कुकी चिन कम्युनिटी के परिवार हैं जिन्होंने शादी म्यांमार में कर रखी है, उसी प्रकार से वाइस वर्सा। भारत सरकार ने अपनी एक्टिस्ट पॉलिसी को सोचकर भी, ध्यान में रखते हुए भी इस रेजिम को इम्प्लीमेंट किया था, ताकि इंडिया म्यांमार के बीच में रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इंडिया ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत बनाए। लेकिन देखो इस फ्री मूवमेंट रेजिम के ना काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। नुकसान, एक तो इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल है, तो वहाँ पे इंसर्जेंट्स की लड़ाई होती है म्यांमार की मिलिट्री के साथ, तो इंसर्जेंट्स या फिर बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो भागकर इंडिया की साइड आ जाते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर की सरकार ने असम राइफल्स को बोला 718 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ गए हैं, जल्दी से उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और वापस भेजिए। वैसे देखो म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, काफ़ी संख्या में भारत आ चुके हैं। 40,000 के आसपास तो मिजोरम में हैं। भारत सरकार मिजोरम को बोलती है कि आप इन इलीगल इमिग्रेंट्स को मत लीजिए, लेकिन मिजोरम की सरकार म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथी रखती है। सिंपैथी इसलिए क्योंकि उस एथनिक ग्रुप से ये इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जिनके संबंध हैं मिजोस से, जो मेन मेजॉरिटी कम्युनिटी है मिजोरम में। तो उनको लगता है कि यार ये हमारी ही कम्युनिटी के लोग हैं या फिर हमारी सिस्टर कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए हम इन्हें आने देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पर भी मिजोरम की सरकार इनको आने से नहीं रोकती। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो इशू है ना, जिसने मणिपुर क्राइसिस में भी फ्यूल डालने का काम किया, म्यांमार से आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स और सेटल डाउन हो जाते हैं मणिपुर के हिली एरियाज़ में। और मणिपुर के हिली एरियाज़ में कौन रहता है? या तो नागाज रहते हैं और या कुकीज़ रहते हैं। अब देखो आरोप ये लगता है, मणिपुर की सरकार आरोप लगाती है कि लोकल विलेज चीफ जो हैं वो हेल्प करते हैं म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स की हिली एरियाज़ में फॉरेस्ट में सेटल डाउन होने में। इस कारण से डिफोरेस्टेशन भी होता है और इसमें लोकल जो विलेज के चीफ है ना वो मदद करते हैं। मतलब एक प्रकार से कुकी कम्युनिटी के जो लोकल विलेज चीफ हैं उन पे आरोप लगता है।
अभी जो मणिपुर में हिंसा भड़की ना, उसका एक रीजन ये भी रहा, मणिपुर की सरकार ने हिली एरियाज में इन्हीं लोगों के जो फॉरेस्ट में इंक्रोचमेंट करके बैठे थे, म्यांमार के इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके सेटलमेंट्स को हटाया फॉरेस्ट एरिया से जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की थी, और हटाया तो फिर कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो नाराज हो गए थे। एक और चीज वो ये है, आपको पता है ये जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया का, ड्रग्स, ओपियम की खेती के लिए काफी फेमस है। तो यहां पे ड्रग की ट्रैफिकिंग, ड्रग का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो फ्री मूवमेंट रेजिम से संबंधित एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जो इंसर्जेंट हैं वो फ्री बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। उन्होंने म्यांमार में अड्डा बना रखा है, आसानी से वो आते जाते रहते हैं, ड्रग्स लेके आते हैं, इंडिया में सप्लाई करते हैं, वहाँ से हथियार लेके आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फ्री मूवमेंट रेजिम में चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन देखो सॉल्यूशंस की बात करें, फ्री मूवमेंट रेजिम को पूरी तरह से बंद करना ये एक सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में ना, अगर इसे बंद भी कर दिया जाए ना और फेंसिंग कर दी जाए इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, अभी फेंसिंग नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी क्या ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है? आंसर है नो। क्या फिर भी इलीगल इमिग्रेंट्स को रोका जा सकता है? आंसर है नो। वो तो वैसे भी आएंगे, जिनको आना है अपना रास्ता वो ढूंढ ही लेंगे। इसके लिए कुछ और सॉल्यूशंस चाहिए। फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करना एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरह से फेंसिंग है, वहां पे बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, बावजूद इसके उस बॉर्डर पे ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है और इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। तो राइटर के अनुसार बंद करना एक सॉल्यूशन नहीं है, रेगुलेट करना एक सॉल्यूशन है, कंट्रोल करना एक सॉल्यूशन है। वहां पे ना कई जगहों पर तो ऐसी सिचुएशन है, घने जंगल हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर, आप ट्रैक नहीं कर सकते। बहुत बार असम राइफल्स बोलती हैं कि हमने परमिट दिया था आने के लिए इस फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत, लेकिन जो पर्सन परमिट लेके आया वो अब अनट्रेसेबल है। तो ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है कि हमने अभी डिस्कस किया कि हाल ही में 718 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आ गए। इनफॉर्मल तरीके से तो पता नहीं कितने इमिग्रेंट्स आ गए होंगे जिनको अभी ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। तो ये तो देखो एक एस्पेक्ट था आर्टिकल का जो हमने डिस्कस किया। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में कनेक्टिविटी। कंटेक्स्ट ये है, 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 16 जुलाई को बैंकॉक में, यानी थाईलैंड में। उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। उस मीटिंग के बाद म्यांमार के जो विदेश मंत्री है ना, यू थान स्वे, इनके साथ भी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। इस दौरान फोकस किया गया कि इंडिया और म्यांमार मिलकर जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ना, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और इसके साथ साथ स्पेशल फोकस किया गया इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर। यह हाईवे बन रहा है जो तीनों देशों को जोड़ेगा आपस में। एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन से देश आते हैं? प्री में एक बार यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ये 6 देश आते हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये देश आते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाओगे पेपर में तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट एक बार मेरे पास आया था, उसने कॉमन सेंस लगाया। उसने बोला कि सर गंगा रिवर तो बांग्लादेश में भी जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम होता है वहाँ पर, लेकिन देखो बांग्लादेश इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। तो बात कर रहे थे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की। देखो जो आप तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये एक्चुअल तस्वीर नहीं होगी हाईवे की। इंडिया की साइड से ये हाईवे मणिपुर में मोरे, नागालैंड में कोहिमा, गुवाहाटी, श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता से होके गुजरेगा और 2800 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच होगा इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, ये पूरा हाईवे, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन तो इंडिया में ही होगा। इंपॉर्टेंस क्यों है इस हाईवे की? बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी जो है वो तीनों देशों के बीच में और इम्प्रूव होगी, व्यापार ज़्यादा होगा क्योंकि सामान लाना और वहाँ पर ले जाना आसान हो जाएगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, भारत के यूट्यूबर ब्लॉगर जो हैं वो वहाँ पर भी जाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए। उसके बाद में रीजनल इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन होगा, मतलब ये पूरा जो रीजन है और ज़्यादा इंटीग्रेट होगा आपस में। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जब देखो व्यापार आसान होगा
तो फिर लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो एजुकेशन अच्छी मिलेगी, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी यहाँ पर रहने वाले लोगों की। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है रीइंफोर्स हो रही है ईस्ट ट्राइलेटरल हाईवे की सहायता से। नेक्स्ट, रीजनल स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी आएगी। जब देखो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा तो लोग फिर इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय इंसर्जेंसी के, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है ना। जब आदमी व्यापार में नहीं लगा हुआ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर दूसरे काम करता है, लेकिन व्यापार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर लोग पीस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अभी देखो इंडिया को म्यांमार, थाईलैंड में सामान भेजना होना मैरीटाइम रूट से भेजा जाता है, बट ये हाईवे बनने के बाद में ये हाईवे एक प्रकार से ना ब्रिज का काम करेगा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। एक तरफ साउथ एशिया, दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया, दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा ये ब्रिज। और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा हाईवे बनने के बाद में, तो फिर बाकी चीज़ें भी ओपन हो जाएंगी ना, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेगी, हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश होंगे, कल्चरल एक्सचेंज एंड पीपल टू पीपल टाइज भी मजबूत होगा। मेजर चैलेंजेस क्या हैं? देखो म्यांमार में रोड नेटवर्क की हालत ना काफ़ी खस्ता है। 69 ब्रिजेस बनाने हैं, उनको रिप्लेस करना है, और म्यांमार में काम काफ़ी ढीला चल रहा है। कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्टीज भी हैं। एक सेगमेंट है इसी हाईवे पे कलेवा एंड यारगी, यहाँ पर ना बहुत मुश्किल है रोड कंस्ट्रक्ट करना, काफ़ी शार्प कर्व्स हैं और स्लोप काफ़ी स्टीप है, 80 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, तो यहाँ पे रोड बनाना काफ़ी डिफिकल्ट साबित हो रहा है। इसके अलावा व्हीकुलर एग्रीमेंट भी नहीं है फिलहाल अच्छा सा तीनों देशों के बीच में, और ना दिक्कतें ये भी हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एक देश का व्हीकल दूसरे देश में जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, कहीं वही चीज़ जो पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह ना हो जाए। इंडिया में व्हीकल्स के चलने के अलग रूल्स हैं, म्यांमार में अलग रूल्स हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करने में दिक्कत आएगी। म्यांमार में रोड बनाने में ये दिक्कत ये आ रही है, लैंड को एक्वायर करना और कंपनसेशन देना। फंडिंग के लिए कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके पास पैसे नहीं है रोड बनाने के लिए। लोकल कम्युनिटी भी विरोध कर रही है कहीं कहीं कि आप ये रोड मत बनाइए। लास्ट में कुछ सजेशंस भी हैं, म्यांमार की मदद करें इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित लिमिटेशंस हैं उसको एड्रेस करने में। मतलब अगर फंड दिलवाया जा सकता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो फंड दिलवाए, जहाँ पे रोड डिफ़िकल्ट है बनाना वहाँ पे इंडिया हेल्प करे, अपनी एक्सपर्टीज से वहाँ पे रोड बनाया जा सकता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आसियान जो है साउथ ईस्ट एशिया की मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसके साथ भी डील करे क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड वो तो पार्ट है ना आसियान के। इंडिया फिलहाल देखो कमिटेड तो है म्यांमार में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए, बट इस बार इंडिया प्रैक्टिकल है। इंडिया म्यांमार की जनता गवर्नमेंट के साथ में भी जो मिलिट्री गवर्नमेंट है इसके साथ भी डील करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि अपना इंटरेस्ट पहले देखो, चाहे म्यांमार में कोई भी गवर्नमेंट हो। ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, ताकि ये इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल महाराष्ट्र के शुगर फील्ड्स की कड़वी सच्चाई से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ना एक इशू का स्वयं संज्ञान लिया है, यानी सू मोटू कोग्निजेंस लिया है। वो है इंट्रा स्टेट वर्कफोर्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो महाराष्ट्र के ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, ये मराठावाड़ा रीजन है। यहाँ पे ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। पानी की कमी वाले ये इलाके हैं। रबी की फसल के बीज बोने के बाद ना यहाँ पे जो लेबर है ना उनको कोई काम नहीं मिलता, तो वो ना महाराष्ट्र के इस रीजन में आ जाते हैं। पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर काम की तलाश में मराठावाड़ा से आ जाते हैं इस रीजन में। इस रीजन में क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर केन के फील्ड्स हैं, शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, तो काम यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। बट देखो जो माइग्रेंट वर्कर्स महाराष्ट्र के मराठावाड़ा रीजन से इस रीजन में आते हैं ना काम करने के लिए, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये शुगर फील्ड्स वाला रीजन हरे रंग वाला, यहाँ पे ना इनका काफ़ी शोषण होता है। मतलब इनको इनके अधिकार नहीं मिलते
और इसी का संज्ञान लिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार को बोला है कि आप ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाइए जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से एक नोडल ऑफिसर शामिल कीजिए ताकि इनके इश्यूज़ को, जो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके इश्यूज़ को टैकल किया जा सके। समझ गए? अब देखने वाली बात होगी महाराष्ट्र की जो सरकार है कितना सीरियसली पॉलिसीज बनाती है इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ऑलरेडी जो लेबर लॉज हैं उनको कितना इफेक्टिवली ढंग से इम्प्लीमेंट करती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा और डिटेल से इस इशू को हम जानें कि मराठावाड़ा रीजन के जो वर्कर्स हैं वो क्यों आते हैं यहाँ पे। लगातार देखो उनकी फसल फेल होती रहती है और ड्रोट कंडीशंस काफ़ी इंटेंस है यहाँ पे, काफ़ी कर्ज हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको मजबूरी में मराठावाड़ा से वेस्टर्न महाराष्ट्र में आना पड़ता है। इश्यूज़ क्या क्या है? सबसे पहले तो ना ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना काम करते हैं शुगर फैक्ट्रीज में या फिर शुगर केन के फील्ड्स में, डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड होते हैं। इस सिस्टम को वहाँ पे कहा जाता है मुकादम। हो सकता है लोकल नाम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, बट इस सिस्टम से नुकसान क्या होता है, फैक्ट्रीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कि वो अच्छे से केयर करे लेबर की, लेकिन वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट देखता है। फैक्ट्री सिर्फ यूं बोलता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हमें इतनी लेबर चाहिए, कमोडिटी की तरह लेबर को सप्लाई कर दिया जाता है। कपल्स के कपल्स, पूरे परिवार के परिवार आते हैं काम करने के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर। इससे बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी प्रभावित होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलती है सबके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का हम प्रोविज़न करेंगे, लेकिन इन माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों का क्या? शायद उन्होंने स्कूल में एडमिशन भी लिया होता है लेकिन पेपर्स में वो एडमिशन चलता रहता है, बट वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते। ये तो देखो आपने आस पड़ोस में किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा कि पूरा परिवार बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में शामिल है, माँ बाप काम कर रहे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। ये तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। इसके बाद राइटर बोलते हैं चूंकि देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सब कुछ चलता है, फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए लेबर लॉज का वायलेशन होता है। लेबर राइट्स का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता और डेटा प्रॉपर नहीं है, कितने वर्कर्स आते हैं, कितनी वुमेन, कितने बच्चे होते हैं, कोई डेटा नहीं। वैसे महाराष्ट्र की सरकार ने ना एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, MTS एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी एडिड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स जो इधर से उधर जा रहे हैं उनका ट्रैक किया जा सके। ये जो एप्लीकेशन थी खास करके महिलाओं को, छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई थी, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स में बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो दूध पिला रही होती हैं अपने बच्चों को, तो इनके न्यूट्रिशन का, इम्यूनाइजेशन का यानी टीकाकरण का, बच्चों की केयर का ख्याल रखा जा सके। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी MTS वाली। बट देखो राइटर कहते हैं एप्लीकेशन कोई खास नहीं चल रही है। चलो मान लिया इन सब इश्यूज़ का ध्यान रखा भी जाता है थोड़े बहुत वर्कर्स का, मतलब सभी वर्कर्स का नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वेज स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा अभी करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कौन कौन सी स्कीम में ये वर्कर्स कवर होते हैं, क्या उन सब चीज़ों को ख्याल रखा जा रहा है इस एप्लीकेशन में? आंसर है नो। और ना महिलाएं काम करती हैं शुगर केन के फील्ड्स में या फिर फैक्ट्रीज में, 40-45 किलो का सामान जो है लोड अनलोड किया जाता है इनके द्वारा, काफ़ी बार मसल्स में दिक्कतें आ जाती हैं और उससे भी ज़्यादा कम उम्र में शादियां हो जाती हैं इन माइग्रेंट वर्कर्स में, और बहुत कम उम्र में 18 से भी कम उम्र में बच्चे को जन्म भी हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, और बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद फिर से महिलाएं काम करने में लग जाती हैं। यानी जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए बच्चे के जन्म के 6 महीनों तक, ये बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती इन माइग्रेंट वर्कर्स के साथ। और फिर जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो भी गरीबी में पलते हैं, वो भी इसी प्रकार से बड़े होते हैं बिना एजुकेशन के, वो भी यही काम करते हैं। तो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी का जो साइकिल है वो चलता रहता है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यकता है लीड लेने की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया जाए और टाइम बाउंड इंटरवेंशन किया जाए इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ताकि इनको जस्टिस मिले, इनकी
लेबर कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, मतलब ठीक अवस्था में ये काम करें, प्रॉपर वेजेस इनको मिले, बेसिक एमिनिटीज़ इनको मिले। ऐसा इकोसिस्टम इनके लिए तैयार करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे देखो हम अमृतकाल में हैं, वैसे हम डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं। शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया कि पर कैपिटा इनकम हमारे देश में कितनी कम है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मॉब लिंचिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं ये देखो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है यूनियन गवर्नमेंट और काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से याद दिलाया है इन सरकारों को कि आपने 2018 में हमने जो जजमेंट दिया था उस पर ज़्यादा एक्शन लिया नहीं है। इवन मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स को मुआवजा तक नहीं दिया है कई राज्य सरकारों ने। पिटीशन डाली गई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के द्वारा और कोर्ट ने अब जवाब मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से। देखो मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब लिंचिंग जब भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है किसी पर्सन की, बहुत बार आरोप होता है उस पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ, तो भीड़ खुद से पनिश करना चाहती है उस पर्सन को जिसके ऊपर कोई आरोप है। फॉर एग्जाम्पल जो काओ विजिलेंटीज हैं, मतलब गोरक्षक, उनको दिखता है कि किसी गाड़ी में स्मगलिंग हो रही है या फिर उनको शक होता है कि इस गाड़ी में गायें भरकर ले जाई जा रही हैं, तो फिर उस व्हीकल के ड्राइवर को कई बार पकड़ा जाता है और मारा पीटा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और ज़्यादातर केसेस में जो विक्टिम होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होते हैं। वैसे देखो अलग अलग राज्यों में गाय को मारने पर बैन है, मतलब अलग अलग राज्यों में सिचुएशन अलग अलग है, कानून अलग अलग हैं। बट देखो अगर कोई पर्सन कानून को तोड़ता भी है, मान लीजिए किसी राज्य में बैन है, गाय को नहीं मारा जा सकता, लेकिन कोई पर्सन कानून को तोड़ता भी है तो मारने का हक भीड़ के पास नहीं है। पूरा रूल ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए कि पुलिस गिरफ्तार करे उस पर्सन को, फिर मामला जुडिशरी के सामने जाए और जुडिशरी पनिश करे उन पर्सन्स को जो ये सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट के मार देना बिना ट्रायल के, ये गलत है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। फिर हमारे देश में और सोमालिया में, अफगानिस्तान में क्या फ़र्क रह गया। इवन अफगानिस्तान में भी अब तालिबान का रूल है, कहने को वो भी पूरे सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग गलत है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में साफ तौर पे बोला था कि स्टेट की सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है, मतलब ऐसी ड्यूटी है जिस पे कोई विचार किया ही नहीं जा सकता, निभाना ही होगा स्टेट को, कि सिटीजन्स की जीवन की सुरक्षा करना। तो ये स्टेट का काम है। किसी प्रकार से कोई भी विजिलेंटिज्म है ना, सिर्फ काउ विजिलेंटिज्म की बात नहीं है, कोई भी विजिलेंटिज्म है, कोई भी विजिलेंट ग्रुप्स हैं, उनको रोकना स्टेट का काम है। समझ गए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर होगा जो ब्लॉक्स को, विलेजेस को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे मॉब लिंचिंग हो चुकी है हाल ही के सालों में, और पुलिस के इंटेलिजेंस की सहायता से काम किया जाएगा कि फ्यूचर में इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं ना उनको अवॉइड किया जाए। ऐसी ऐसी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन अभी भी उन गाइडलाइंस को ना पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। बहुत से केसेस में क्या होता है, देखो इन घटनाओं की वजह से ना दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में जो नफरत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ना दिक्कत ये भी है, अभी ना आईपीसी में यानी इंडियन पिनल कोड में ना कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है मॉब लिंचिंग के लिए। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कैसे इन क्राइम्स को टैकल किया जाए। सीधा मर्डर का प्रोविजन है, बट भीड़ के द्वारा किसी की हत्या की जाती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। अगर देखो कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून होता है ना मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए, तो फिर एक डेटरेंस पैदा होगा। अभी ना जो ये काउ विजिलेंटीज या फिर दूसरे लोग होते हैं ना, उनके अंदर ना डर खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि रूलिंग पार्टी हमारा साथ देगी। तो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। सरकार एक कड़ा सिग्नल दे कि भैया जो कानून तोड़ेगा हम उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि इन इंसिडेंट्स में ना पॉलिटिक्स ना हो। ये जो इंसिडेंट्स है ना पूरे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आपको भी पता है देश की इमेज खराब होती है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स पैदा होती हैं,
और इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब देश की इमेज खराब होती है तो लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है क्योंकि दो कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत पैदा हो जाती है, और कई बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने की वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। एकदम से व्हाट्सएप ग्रुप पे खबर फैल गई कि हाँ एक ट्रक देखा गया है जो गाय भर के ले जा रहा है, लेकिन वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस शक के आधार पर किसी ट्रक को रुकवा लिया जाता है, फिर मारपीट की जाती है ड्राइवर के साथ, लेकिन बाद में पता लगता है कई बार कि सिर्फ शक था, और कई बार गाय मिलते भी हैं, लेकिन उसी समय फिर पुलिस को बुला लेना चाहिए, पुलिस फिर फर्दर कार्रवाई करे। राइटर कहते हैं देखो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में जो पहले बॉन्ड हुआ करता था ना, वो बॉन्ड पहले से कमज़ोर हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी सोसाइटी से डिसकनेक्टेड महसूस करते हैं, इसी वजह से वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ये लोग किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जिस कम्युनिटी के विक्टिम्स होते हैं ना, डिप्रेस्ड सेक्शन के विक्टिम होते हैं, उस कम्युनिटी पर बहुत गहरा ट्रामा होता है कि अच्छा इनको मारा गया है, भीड़ ने पीट पीट के हत्या कर दी है, तो इन इंसिडेंट्स का उनकी साइकी पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ये नुकसान होते हैं स्टेट के लिए, काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है कि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा नहीं कर सका, इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक बात है, मॉब लिंचिंग हर लिहाज से नुकसान है। प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। देखे सरकार कहाँ पे अफवाहें फैल रही हैं, लोकल कौन कौन से ग्रुप हैं जो काउ विजिलेंटिज्म का काम करते हैं, ताकि उनसे एंगेज किया जा सके कि आप हमें बताइए, हम एक्शन लेंगे अगर कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा तो। स्पेशल कोर्ट्स बनानी चाहिए ताकि जो मॉब लिंचिंग के आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए और लोगों में एक मैसेज जाए। स्पेशल एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी जो कानून नहीं है ना, आईपीसी में स्पेशल कानून होना चाहिए मॉब लिंचिंग के लिए, और जल्द से जल्द इन केसेस का निपटारा भी हो, जल्द फैसला आए। इसके अलावा सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाया जाए, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जाए, कोई अफवाहें ना फैलाए। इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को, और कम्युनिटीज़ के साथ एंगेज किया जाए ताकि दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी गैप है उसे फिल किया जा सके। मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करे इशू की, और लिंचिंग की घटनाओं को सेंसेशनलाइज ना करे। इससे क्या होता है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत और ज़्यादा बढ़ती है, पॉलिटिक्स हो जाती है इन इंसिडेंट्स में। सबसे लास्ट में देखो, मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए ना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और लीडरशिप तो चाहिए ही। कोई भी पार्टी हो उसका लीडर स्ट्रॉन्गली स्टैंड ले मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट, सरकार भी स्ट्रिक्ट स्टैंड ले, मतलब चुप्पी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए इन घटनाओं पर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मॉब लिंचिंग से संबंधित। इसके बाद आज की एथिकल डेफिनेशन है हार्मनी। हार्मनी देखो वो सिचुएशन, वो स्टेट होती है जब कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप्स या फिर दूसरी चीज़ें आपस में शांति से एग्जिस्ट करती हैं। समझ गए? यहां पे देखिए, हार्मनी रेफर्स टू स्टेट ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति से साथ में रहना। किनका? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई दूसरी चीज हो सकती है, विचार हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, मैं हार्मनी में नहीं हूं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मेरे अंदर ना मेरे विचार, मेरे एक्शंस, मेरे बिलीव्स, उनके बीच में ना आपस में बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि पर्सनल हार्मनी नहीं है मेरे अंदर। जब देखो कोई कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम आपस में शांति से रहते हैं, इसका मतलब उनके बीच में सद्भाव है, उनके बीच में हार्मनी है, पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही जगह पे दोनों आपस में। तो ये मतलब है हार्मनी का। आप अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दीजिएगा, कब आपने पर्सनल डिसहार्मनी को फेस किया, मतलब आपके अंदर आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स के विचार में बीच में इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब हो गया, कब बैलेंस गड़बड़ा गया। आप ऐसा कोई एग्जांपल दीजिएगा पर्सनल डिसहार्मनी का। कुछ ही लोग कमेंट करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है। मैंने एक बार बोला था पिछले महीने कि आप वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी करना चाहो कर दो, इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम जो होता है वो प्रमोट होता है। कोई करता ही नहीं है यार। जीवन में ऐसा मत बनना, मतलब बाय स्टैंडर की तरह। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, बाय स्टैंडर खड़े रहते हैं, कुछ नहीं, तमाशा देखते हैं। आप ना जिंदगी में कुछ भी करना है, तमाशा देखने वाले लोगों में से मत शामिल होना।
मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी मतलब बोल दे। एक्शन में रहना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्शन में बिलीव करता है। समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन है आज का, इफ़ ए कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स। अब्दुल कलाम साहब का ये कोट है, अगर आप चाहते हो देश करप्शन फ्री बने और ब्यूटीफुल माइंड्स का देश बने तो 3 सोसाइटी के मेंबर्स को रोल प्ले करना होगा जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले फादर, दूसरे नंबर पे मदर और तीसरे नंबर पे टीचर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, फादर मदर का अलग से मत दीजिएगा, एक में ही दे दीजिएगा पेरेंट्स के नाम से, कि पेरेंट्स किस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को क्या क्या वैल्यूज सिखा सकते हैं। उसके बाद टीचर का अलग से पॉइंट दीजिएगा और एग्जाम्पल दीजिएगा। समझ गए? इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो कि अब्दुल कलाम का जो ये कोट है बताता है पेरेंट्स और एजुकेटर्स कैसे बच्चों में और आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स में वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स को इनकलकेट कर सकते हैं। जैसे देखो, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के बिहेवियर में ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीज़ों को शेयर करना, ये सब चीज़ें ला सकते हैं। माँ के बारे में तो कहा जाता है माँ बच्चे की पहली टीचर होती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में तो 3 साल बाद 4 साल बाद जाना स्टार्ट करता है, लेकिन शुरुआत के 3-4 साल तो माँ ही पूरी तरह से बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे को वैल्यूज प्रोवाइड करती है। इसमें देखो, पर्सनल अगर आप कोई चीज़ डालते हो ना तो बल्कि उसका भी इम्पैक्ट जाएगा। किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था क्या पर्सनल एग्जाम्पल डाल सकते हैं? बिल्कुल डालना चाहिए पर्सनल एग्जाम्पल। आपने अपने माँ बाप से कोई पर्टिकुलर चीज़ जैसे सीखी जो आज भी आपने ली हुई है, जिसको आप प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ जरूर डालिए आप। ये मत सोचिएगा कि बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल ही रियलिस्टिक लगता है, अदरवाइज तो एग्जामिनर को लगेगा क्या यार बना के एग्जाम्पल लिख रहा है। जो नॉर्मल लाइफ के कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो दे सकते हो। यूँ मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल काफ़ी कॉमन है, इनोवेटिव आइडिया कोई लेके मैं आऊँगा, वो एग्जामिनर को यूँ लगेगा बना के एग्जाम्पल दे रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। टीचर बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है। क्लास में बच्चे को बहुत सारी वैल्यूज टीचर प्रोवाइड करता है, जैसे टॉलरेंस की वैल्यू है और शेयरिंग की वैल्यू है, आपस में शेयरिंग करना सिखाता है। फिर सब्जेक्ट्स के टीचर बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाता है। बच्चा ना अभी तक स्कूल में नहीं गया होता है ना, तो खुला आज़ाद होता है, लेकिन स्कूल में टीचर डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाता है बच्चे को। और अगर एक सिटीजन डिसिप्लिन वे में चलेगा तो देश का कितना फ़ायदा कर सकता है। तो आप पहले ये बताइएगा पेरेंट्स बच्चे को क्या सिखाते हैं, टीचर्स बच्चे को क्या सिखाते हैं, फिर उससे देश कैसे बढ़िया होगा वो चीज़ भी आप लिंक कीजिएगा। समझ गए? जो वैल्यूज़ टीचर्स और पेरेंट्स ने दी, उन वैल्यूज़ ने कैसे हेल्प की बच्चे की एक बेहतर सिटीजन बनने में, देश के लिए, देश का भला करने में, वो चीज़ आप लिंक जरूर कीजिएगा यहाँ पर। वैल्यू एडिशन के लिए आप कौटिल्य का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। कौटिल्य भी एक गुरु थे, उनके अपने व्यूज़ हैं करप्शन के बारे में, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये तो आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन था। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आज के pwonlyis.com पे। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।